अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर जो है डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 19 के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। पहला सवाल है कि व्हेन लाइट शाइन्स ऑन अ मेटल सरफेस इज मोमेंटम ट्रांसफर, क्या ये लाइट अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर देगी? यस, व्हेन लाइट शाइन्स ऑन मेटल सरफेस इज ट्रांसफर मोमेंटम टू दी सरफेस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, लाइट अपनी एनर्जी और मोमेंटम इसको ट्रांसफर करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन इससे इजेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, और कितनी एनर्जी होनी चाहिए इंसिडेंट लाइट की? E इज इक्वल टू HF नॉट, जिसको हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं। इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन अदर देन बुक भी पूछा जा सकता है। Threshold frequency. What is threshold frequency? That is the minimum frequency required by incident light to emit electron from the metal surface. इससे कम फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट फॉल करेगी इस मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। डेफिनेटली ये लाइट एनर्जी कैरी कर रही है, मोमेंटम कैरी कर रही है, तो ये मोमेंटम अपना ट्रांसफर करेगी टू दी मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर था 19.15। नाउ वी कम टू दी क्वेश्चन नंबर 19.18 और इसमें जो गैप है, बीच में जो क्वेश्चन नहीं है वो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उनको डिस्कस नहीं कर। तो ये है अगला सवाल है कि विजिबल लाइट से कॉम्पटन इफेक्ट क्या? कॉम्पटन इफेक्ट होता है एक्स-रे से। कॉम्पटन इफेक्ट किससे होता है बोले? एक्स-रे फोटोन से। कॉम्पटन इफेक्ट होता है एक्स-रे फोटोन से। क्या विजिबल लाइट से कॉम्पटन इफेक्ट हो सकता है? ये क्वेश्चन है। विजिबल लाइट से कॉम्पटन इफेक्ट हो सकता है या नहीं? इसका आंसर है बेटा नो। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है कि एक एक्स-रे फोटोन जो हाई एनर्जी फोटोन है, इट स्ट्राइक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन और ये स्ट्राइक करने के बाद स्कैटर हो जाता है। इसके पास एनर्जी E बराबर HF, इतनी ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी है और इसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्स-रे फोटोन की। इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है और रिमेनिंग एनर्जी लेके ये स्कैटर ओरिजिनल लाइन पे नहीं, स्कैटरिंग इसकी होती है। ठीक है, एनर्जी आपने इसको ट्रांसफर की और इसकी स्कैटरिंग होगी। अगर आप एक्स-रे की जगह पे विजिबल का फोटोन, विजिबल लाइट का फोटोन इंसिडेंट करेंगे, उसकी नो स्कैटरिंग नहीं होगी, नो स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग ना हो इसका मतलब है कि इस फोटोन ने, विजिबल लाइट के फोटोन ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं की। इसकी एनर्जी इतनी थी नहीं कि वो उसको ट्रांसफर करे। इससे कॉम्पटन इफेक्ट नहीं होता बिकॉज लाइट, विजिबल लाइट का जो फोटोन है उसकी एनर्जी बहुत कम होती है एक्स-रे फोटोन से। एक्स-रे फोटोन से ही कॉम्पटन इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। विजिबल लाइट की एनर्जी कम है, वो स्ट्राइक करेगा भी फोटोन विजिबल लाइट का इलेक्ट्रॉन से, तो स्कैटरिंग नहीं होगी। स्कैटरिंग नहीं होगी तो कॉम्पटन इफेक्ट नहीं होगा, डेल्टा लैम्डा नहीं होगा, वेवलेंथ में शिफ्ट नहीं होगी। ठीक है, तो वेवलेंथ में शिफ्ट जरूरी है। और इसमें आपको बता दें कि ये लैम्डा आई इंसिडेंट और वेवलेंथ है और ये स्कैटर्ड है, और कॉम्पटन स्कैटरिंग में ये स्कैटर्ड वेवलेंथ हमेशा ग्रेटर होती है लैम्डा आई के। इनका जो डिफरेंस होता है वो डेल्टा लैम्डा H/m0 C इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन आर्टिकल का। ये चेंज इन वेवलेंथ, यानी वो वेवलेंथ कम है इंसिडेंट फोटोन की, इलेक्ट्रॉन से वो कोलाइड हुआ, स्कैटर हुआ, उसकी वेवलेंथ बढ़ गई। वेवलेंथ बढ़ने के बाद एनर्जी कम हो गई, उसने अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी।
तो विजिबल लाइट ये काम नहीं कर सकती, उसके पास एनर्जी कम है, वो इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करने के बाद फोटॉन स्कैटर नहीं हो पाता, तो इसलिए हम काउंटर इफेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट वी मूव टू द क्वेश्चन 19.9 19.19 can pair production take place in vacuum? Can pair production take place in vacuum? पेयर प्रोडक्शन क्या है? गैमा रे फोटॉन सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फोटॉन है। गैमा रे फोटॉन इंसिडेंट होता है हैवी मेटल के न्यूक्लियस से। ये है हैवी मेटल न्यूक्लियस, हैवी मेटल के न्यूक्लियस पे इंसिडेंट होता है और इससे एक इलेक्ट्रॉन इमिट होता है इस डायरेक्शन में, एक पॉजिट्रॉन उसका एंटी पार्टिकल इस डायरेक्शन। ये है पेयर प्रोडक्शन। इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन फोटॉन होना जरूरी है, फोटॉन और हैवी न्यूक्लियस। अब बात करें स्पेस की, वैक्यूम में, वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल ही नहीं होता, पार्टिकल नहीं होता तो एटम नहीं होता, एटम नहीं होता तो न्यूक्लियस नहीं होता, तो देयर इज नथिंग इन द वैक्यूम। गैमा रेज होते हैं, सन से आ रही है रेडिएशन, गैमा रे, एक्स रे, सारी रेडिएशन सन से आ रही है, वैक्यूम में भी वो ट्रेवल करती है गैमा रेज। लेकिन चूंकि वैक्यूम में न्यूक्लियस ही नहीं है, मटेरियल ही नहीं है, पार्टिकल ही नहीं है और एटम न्यूक्लियस है ही नहीं, तो ये इससे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, ये गैमा रे फोटॉन न्यूक्लियस से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा और पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना होगा ही नहीं। So it is not possible. That was question 19. Question है 19.20. वो कहता है कि इस प्रोसेस, ऊपर वाले प्रोसेस में गैमा रे फोटॉन इंसिडेंट हुआ, पेयर प्रोडक्शन में हैवी न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन हुई और इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकला और एक पॉजिट्रॉन निकला, और बच्चों याद रहे कि ये इसका एंटी पार्टिकल है। चार्ज सेम, मैस, चार्ज डिफरेंट है, मैस सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, उनका साइन डिफरेंट है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन को अमिट हो सकता है इस प्रोसेस में? नो। जब भी गैमा रे फोटॉन इंसिडेंट होगा हैवी न्यूक्लियस पे तो पेयर होगा, पैदा होगा, पार्टिकल एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। अब इसकी वजह क्या है कि ये चीज ऑब्जर्व नहीं हो सकती या फिनोमेना हो नहीं सकता? उसकी वजह ये है कि हमारे पास लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये वायलेट हो जाता है। और पहला, दूसरा पॉइंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये वायलेट हो जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये दो लॉ जो है ये वायलेट हो जाते, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पैदा हो, गैमा रे पे तो चार्ज 0 है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, इसका मतलब चार्ज इस साइड का इस साइड का इक्वल नहीं है। चार्ज की कंजर्वेशन तो यूनिवर्सल है, ये हर प्रोसेस में चार्ज कंजर्व होता है, हर फिनोमेना में चार्ज कंजर्व होता है, तो ये वायलेट हो गया। इट इज नॉट पॉसिबल, यानी कोई ऐसा फिनोमेना वकूअ पजीर नहीं हो सकता, कोई ऐसा फिनोमेना जो है वो टेक प्लेस फिजिक्स में नहीं हो सकता जिसमें फिजिक्स के प्रीवियस यूनिवर्सल लॉज वायलेट हो रहे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और चार्ज ये लॉज वायलेट होते हैं अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन इससे जनरेट हो, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमेशा पेयर ही जनरेट होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो पार्टिकल अगर हैं,
इनकी वेवलेंथ सेम हो, अगर इनकी वेवलेंथ सेम हो तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? तो वेलोसिटी मास पे डिपेंड करेगी, प्रोटॉन का मास ज्यादा है। लेट अस चेक। डी ब्रॉय ये कहता है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। इसका मतलब एच ओवर एम वी, मोमेंटम होता है एच ओवर एम वी। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। एम वी को उधर ले जाएं, एम वी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। एच यूनिवर्सल प्लॉन्क कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, ये सारी टर्म कांस्टेंट हो गई। तो यहाँ से क्या आ गया, v और m का रिलेशन v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन तो बहुत हैवी है, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन is much lighter than proton, much lighter than proton, so it has greater speed, so it has greater speed या velocity। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है, सम अप हो जाता है। 3, एक आपके पास पिच्ड क्रिकेट बॉल है, पिच्ड क्रिकेट बॉल है, उसकी वेवलेंथ हम क्यों नहीं नोटिस कर पाते? कि वेवलेंथ का फार्मूला डी ब्रॉय एच इक्वेशन है एच ओवर एम वी। तो यहाँ पे ये लैम्डा जो है फाइंड करने के लिए एच एम इंटू वी, उसका मास बहुत कम है, उसकी वेलोसिटी जो है वो बहुत कम है। उसकी एच की वैल्यू होती है 10 की पावर 34 के ऑर्डर में आ रही होती है, 10 की पावर -34 जाउल इनटू सेकेंड। इतनी बड़ी वैल्यू है, तो ये प्रोडक्ट इसको बहुत कम इफेक्ट कर पाती है। तो वेवलेंथ वी गेट फ्रॉम दिस फार्मूला। क्रिकेट पिच बॉल की ये मास ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मास है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन और अदर फंडामेंटल पार्टिकल। एच की वैल्यू ये होने से ये वेवलेंथ की वैल्यू बहुत शॉर्ट आती है, बहुत लेस वैल्यू आती है जो डिटेक्टेबल ही नहीं है। इसलिए आम हालात में हम पिच क्रिकेट बॉल के साथ वेवलेंथ जो एसोसिएटेड है उसकी मेजरमेंट नहीं कर पाते। To the question, yeah, that is very important question number 19.24। हमारे पास 4 पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ये क्वेश्चन है, और न्यूट्रॉन। They have same energy। इनकी एनर्जी अगर सेम हो तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा हो? वेवलेंथ के बारे में पूछा हुआ है, वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी? ये सारे डी ब्रॉय की एप्लीकेशन है। वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, एच ओवर एम वी। एम वी को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हम लिख सकते हैं, ये पहले बता चुका हूँ, 2m डॉट ई, लैम्डा इज इक्वल टू 2m डॉट ई। अब इसमें देखिए ई सब की सेम है, 2 कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल। इस रिलेशन के मुताबिक ई तो सब के लिए, चारों पार्टिकल के लिए सेम है, एच चारों पार्टिकल के लिए सेम है, 2 वैसे कांस्टेंट है। इनमें मास जिसका ज्यादा होगा ना, कि वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट होगी, ठीक है, वेवलेंथ उसकी कम होगी। इसमें ये अल्फा पार्टिकल जो है
हैवियर पार्टिकल है, हैवियर पार्टिकल अल्फा पार्टिकल जो है उसका ज़्यादा मैसिव पार्टिकल है, तो वेवलेंथ उसकी जो है वो कम, ठीक है, हैवियर पार्टिकल है। लास्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमारे पास के लाइट जो है ये ड्यूअल नेचर है, सबको पता है, लाइट वेव भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। सवाल ये पूछा गया है कि व्हेन लाइट बिहेव एज ए पार्टिकल, व्हेन लाइट बिहेव एज वेव, तो लाइट एज ए वेव, किस फिनोमेना में लाइट एज वेव होती है? दो एग्जांपल काफी हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में लाइट वेव होती है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ये वेव नेचर को इंडिकेट कर रहा है, डिफ्रैक्शन भी वेव नेचर को इंडिकेट कर रहा है लाइट की। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये लाइट की वेव नेचर को इंडिकेट करता है। और तीसरी बात कि पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ये सारी इंटर लाइट वेव एज वेव, इन सब में लाइट एज ए पार्टिकल कब होती है? लाइट एज ए पार्टिकल कब बिहेव करती है? नंबर 1, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पार्टिकल है, और आप दो ही लिख लें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट बिहेव एज ए पार्टिकल और उस पार्टिकल का नाम फोटोन दिया गया था, सबको पता है। दूसरा है कि कॉम्पटन इफेक्ट में लाइट को एज ए फोटोन ट्रीट किया गया है और लाइट जो है पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको इसकी समझ आई है, इसको गौर से देखें, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में जाके, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।